चैप्टर 1 का एक प्रॉब्लम लेते हैं और ये एनसीईआरटी बुक का 13 एग्जाम्पल है। परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि आवेश जेडी का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है। तो ये एक धनात्मक नाभिक है और बहुत बिंदु आमाप बिंदु के बराबर है इसका आमाप और आवेश कितना है प्लस जेडी, धनात्मक आवेश, जो कि त्रिज्या r तक एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा हुआ है। और ये जो है नाभिक ये ऋणात्मक आवेश से और r त्रिज्या तक घिरा हुआ है। यहाँ तक क्या होगा, ऋणात्मक आवेश है। परमाणु पूर्ण रूप में विद्युत उदासीन है, अर्थात जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा और ये विद्युत उदासीन है। इस मॉडल के लिए नाभिक से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इस नाभिक से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र यहाँ कैलकुलेट कराया है। तो यहाँ भी दो केस होंगे। केस 1, फर्स्ट केस गोले के बाहर या परमाणु के बाहर, परमाणु के बाहर, परमाणु के बाहर। तो बाहर मान लीजिए इस बिंदु पर हमें चाहिए ये फील्ड। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। तो ये गॉसियन सरफेस हुआ, गॉसियन सरफेस। तो इस बिंदु P पर हमें ये विद्युत क्षेत्र चाहिए। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कुल कितना चार्ज है, देख रहे होंगे कि ये विद्युत उदासीन है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो इसके अंदर कुल कितना आवेश हुआ, 0। तो गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश, गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, 0 होगा। तो इस परमाणु के बाहर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अब नेक्स्ट सेकंड है, सेकंड केस परमाणु के अंदर, इस एटम के अंदर। तो एटम के अंदर एक हम बिंदु लेते हैं Q, यहाँ पर जहां हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए भी एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए भी गॉसियन सरफेस में ड्रॉ कर रहा हूं। तो दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस है और ये जो दूरी है ये r है, ये जो दूरी है r है और ये है गॉसियन सरफेस। तो हमें सबसे पहले तो चाहिए कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश कितना है, क्योंकि जब हम गॉस के नियम का प्रयोग करेंगे तो राइट साइड में जो Q आता है वो होता है गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश। तो गॉसियन सरफेस के अंदर आवेश, गॉसियन सतह के अंदर आवेश। तो जरा देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितने आवेश हैं। एक तो यहाँ सेंटर पर है ये केंद्र पर प्लस जेडी, और यहाँ से इतनी दूरी में ये माइनस चार्ज भी है। तो क्योंकि माइनस जेडी तो पूरे इसमें फैला हुआ था यहाँ तक, तो यहाँ ये जो ऋणावेश है ये कम होगा और धनावेश जेडी होगा। तो कुल आवेश कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, धनावेश, धनावेश कितना है प्लस जेडी और माइनस। अब इस सरफेस के अंदर, इस सतह के अंदर कितना ऋणावेश है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, मैंने जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताई थी, पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यदि हमें किसी गोले का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, आयतन आवेश घनत्व पता है, तो उस आयतन आवेश घनत्व में यदि मैं गुणा कर दूं इसके वॉल्यूम से तो क्या आ जाएगा, उस पर आवेश आ जाएगा। तो ये मान लीजिए इसका आयतन आवेश घनत्व है रो, और किससे गुणा लगाना पड़ेगा मुझे, इसके वॉल्यूम से। तो इसका आयतन कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई और स्मॉल r क्यूब। अब यहाँ रो हमें चाहिए, तो रो का मान कितना होगा, रो बराबर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, आयतन आवेश घनत्व
आवेश बटा वॉल्यूम। तो आवेश कितना था, इस पर कितना आवेश था, ये इस पर कुल कितना आवेश था, क्योंकि रो का मान तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे, तो जेडी था, कितना था जेडी, और अपॉन और वॉल्यूम कितना था इसका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, ये रेडियस था इसका कैपिटल आर क्यू। तो रो का वैल्यू मैं यहाँ लिखूंगा, तो क्यू इक्वल्स होगा जेडी, ये जेडी माइनस, और ये रो का वैल्यू जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, और ये इंटू और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, और इक्वल्स जेडी मैंने कॉमन लिया क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो जेडी यहाँ बचा 1, ये माइनस, और यहाँ होगा जेड ई, ओके जेडी तो मैंने आउट लिखा, आर क्यू अपॉन आर क्यू, ये होगा उसके आंसर 4। तो अब क्या करेंगे, अब तो बहुत आसान काम हो गया, गॉस के नियम से, गॉस का नियम लगाने पर, तो क्या है गॉस का नियम, E डॉट डी एस इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखना बहुत छोटा सा सरफेस लेंगे तो वही E होगा और वही होगा ds का दिशा, जो E का दिशा होगा वही होगा ds का, तो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री, E ds cos 0 का वैल्यू 1 होगा, तो इसको ले सकते हैं, E को बाहर लिख लिया, E ds इक्वल्स 1/एप्सिलॉन ये, और Q का मान कितना है जेडी इंटू दिस, तो जेडी मैं यहाँ लिख रहा हूँ जेड ई, और ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस आर क्यू अपॉन आर क्यू, ये होगा। तो E इंटू इस ds को क्या लिख सकते हैं, ये ds, और ये टोटल कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स जेडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, और E इक्वल्स, इसको डिवाइड में मैं ले जाऊंगा जेडी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1 माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आंतरिक बिंदु पर, इसके अंदर, और बाहर इसके पहले प्रूव किया, बाहर कितना होगा 0। अंकित प्रश्न है कि ये तो सरफेस दिए हुए हैं, ये कोई बोलिए कोण दिए हुए हैं, क्लोज सरफेस है, एक S1 है, ये S1, और ये सरफेस S2 है, और S1 के अंदर आवेश है Q, कैपिटल Q, और S2 के अंदर, इसके अंदर आवेश है 2Q। तो यहाँ दो पार्ट में इन्होंने कुछ पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में है S1 व S2 से आने वाले फ्लक्सों Q1 व Φ2 का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पहले पार्ट में पूछा गया है कि S1 से आने वाला फ्लक्स Φ1 है और S2 से आने वाला फ्लक्स Φ2 है, तो इनका अनुपात क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं Φ1 होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Φ1 कितना होगा, जो S1 के अंदर आवेश है, S1 के अंदर कितना आवेश है Q, तो कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से Φ2 का मान कितना होगा, इस Φ2 का मान जो S2 से फ्लक्स संबद्ध होगा, तो S2 से फ्लक्स कितना होगा, ये भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Q कितना होगा, अब इसके अंदर कुल कितना आवेश है, तो 2Q तो ये है और ये आवेश भी तो इसके अंदर ही है, तो 2Q प्लस Q, तो कितना होगा ये 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब इनका अनुपात पूछा है Φ1 अनुपात Φ2, तो कितना होगा इन दोनों का अनुपात Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाई 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ और कितना बचेगा यहाँ पर 1/3। और अब बी पार्ट है, S1 से आने वाले फ्लक्स पर क्या प्रभाव होगा यदि उसके अंदर परावैद्युतांक k बराबर 5 का एक पदार्थ रख दिया जाए। तो जब किसी सरफेस बंद सतह
या वन पृष्ठ के अंदर एक कोई परावैद्युतांक पदार्थ, यहाँ ये बोल रहे हैं कि K=5 का परावैद्युतांक पदार्थ रखा है, तो तब ये हो जाता है EM इंटू ds, EM इंटू ds, ये होगा। फाई जो फ्लक्स है वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि यहाँ पर कोई परावैद्युतांक पदार्थ नहीं है तो तब क्या लेते हैं, E, खाली E डॉट ds, और यदि यहाँ परावैद्युतांक पदार्थ रख दिया जाए तो EM, और EM का मान कितना होगा यहाँ पर, E जो पदार्थ जो वैक्यूम में होगा और डिवाइडेड बाई K, तो K का मान है यहाँ 5 और डॉट ds, ये होगा। φ1 बराबर, और 1/5 को बाहर लिखा मैंने, समाकलन E डॉट ds, और φ1 इक्वल्स 1/5, और इस E डॉट ds का मान अब कितना होगा वो पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं, Q/ε0। तो ये होगा फ्लक्स का मान जब उसके अंदर एक K=5 का परावैद्युतांक पदार्थ उसके अंदर रखा हुआ है। एग्जाम्पल 11, और इस एग्जाम्पल में एक ये बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, एक क्यूब दिया हुआ है, और ये क्यूब जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके पैरेलल रखा हुआ है। इसकी जो भुजाएं हैं इसके समांतर हैं। तो यहाँ पर घन का जो प्रत्येक साइड है, जो प्रत्येक भुजा है, उसकी लंबाई a है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ से और यहाँ तक की जो ये दूरी है ये a है। तो इसका अर्थ है कि ये जो फेस है, इसका लेफ्ट वाला फेस है, ये इस तरह से रखा हुआ है कि ये a दूरी पर है, और भुजा इसकी a है, तो ये कितनी दूरी पर होगा, यहाँ से ये a दूरी होगा, और यहाँ से यहाँ फिर a है, तो ये 2a दूरी पर होगा। तो यहाँ ये जो घन है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और जो ये वैद्युत क्षेत्र है वो EX, ये x एक्सिस में अल्फा x टू दी पावर हाफ, इस तरह से है ये E इक्वल्स अल्फा x टू दी पावर 1/2। इसका मतलब है कि जो x के साथ इसका रिलेशन है वो इस तरह से है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट x के। तो जैसे x बढ़ेगा ये दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि यहाँ x 0 है, x 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे x एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। और यहाँ देखिए EY का मान दिया हुआ है 0, कोई फील्ड नहीं है y एक्सिस के अलोंग, यहाँ ये EY 0, और EZ भी कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ। तो y और z एक्सिस के अलोंग कोई फील्ड नहीं है, केवल और केवल फील्ड की डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ जो अल्फा था इसका ये कांस्टेंट है, इसका ये वैल्यू गिवन है, और यूनिट्स इसका लिखा हुआ है। तो दो इन्होंने बातें पूछी हैं। पहला है घन से गुजरने वाला फ्लक्स, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान कितना होगा, और दूसरा पूछा है घन के भीतर आवेश, घन के अंदर कितना आवेश है, और तीसरा बस 2 पार्ट पूछे हैं, और यहाँ दिया है a इक्वल्स 0.1 मीटर, जो a का वैल्यू है वो भी इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 0.1 मीटर। तो यदि घन की प्रत्येक भुजा a है तो घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना होना है, a² होगा। तो पहले हम सॉल्व करते हैं a पार्ट को। ये पार्ट घन से गुजरने वाला फ्लक्स, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एक्सिस में नहीं है, इसमें नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इस एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स 0 होगा, जो टॉप सरफेस है क्यूब का, जो बॉटम है इससे भी 0 रहेगा, और ये वाला जो सरफेस है ये वाला तो इससे भी 0 रहेगा, इसके बैक साइड वाला है उससे भी 0 रहेगा। तो केवल और केवल कौन सी सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा, एक इससे और एक इससे। यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किए हुए हैं यूनिट वेक्टर, तो ये जो सरफेस है, क्योंकि यूनिट वेक्टर या एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है,
लंबवत होता है, तो इस सरफेस का ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और इस सरफेस का, क्योंकि यहां से देखेंगे तो लंब ऐसे आएगा, तो इस सरफेस का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जो कि एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेगा, ये रहेगा। तो यहाँ पर केवल फ्लक्स कौन सी दो सरफेस से होगा, इसको बोल लेंगे हम L फॉर लेफ्ट सरफेस, दिस इज लेफ्ट सरफेस एंड दिस इज राइट सरफेस। तो राइट सरफेस से फ्लक्स होगा और लेफ्ट से रहेगा। और इंटरेस्टिंगली आप यहाँ देख सकते हो कि लेफ्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा और राइट से आउट होगा। तो जो फील्ड एंटर करता है वो नेगेटिव होता है और जो आउट होता है वो पॉजिटिव होता है। और मैथमेटिक्स इसको अपने आप करेगा कि कौन सा नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। तो आइए फ्लक्स के लिए एक्सप्रेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स, केवल और केवल दो फ्लक्स यहाँ पर है, फाई फ्रॉम लेफ्ट फेस, इस वाले फेस से, और प्लस फाई फ्रॉम राइट फेस, इस राइट वाले फेस से। देन फाई इक्वल्स, और फ्लक्स के लिए कल पिछली क्लास में हमने फॉर्मूला देखा था, इट वाज ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, और इसका इंटीग्रेशन, और नॉट क्लोज इंटीग्रेशन, ओनली इंटीग्रेशन, और प्लस, और यहाँ एल है तो मैं लिखूंगा यहाँ एल, प्लस राइट के लिए वही फॉर्मूला ई डॉट डी एस, और राइट है तो राइट और इसका इंटीग्रेशन। देन फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस, तो होता है ई डी एस कॉस थीटा। और यहां देखना एल सरफेस के लिए, इस एल के लिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का। तो क्या एंगल हुआ दोनों के बीच, 180 डिग्री, और cos 180 आएगा यहाँ पर, तो cos 180 का वैल्यू -1, तो वो -1 मैंने यहाँ लिख लिया। और इंटीग्रेशन कितना होगा, E एट एल इंटू डी एस, और cos 180 ये यहाँ पर आया, ये प्लस यहाँ, और राइट सरफेस के लिए देखना दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ दोनों के बीच क्या कौन हुआ, 0 डिग्री। तो यहाँ ई आर डी एस कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो इंटीग्रेशन ई आर डी एस, और फाई इक्वल्स माइनस ई एल, तो मैंने आउट लिखा, और इंटीग्रेशन डी एस, ई आर को भी मैंने बाहर लिखा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। देन फाई इक्वल्स माइनस, ये माइनस, और ई एल का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, लेफ्ट फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस फेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, तो इस फेस के लिए दूरी कितनी है, इस फेस की ये ए, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं ए, तो इट इज अल्फा ए टू दी पावर हाफ, अल्फा, क्योंकि यहाँ इस फेस के लिए कितनी दूरी पर है ये ओरिजिन से, ए दूरी पर, तो ये हुआ। और ds बहुत छोटा सा था और इस छोटा सा एरिया था, इस टोटल का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर, प्लस ये वाला प्लस ई आर कितना रहेगा। अब जो है राइट वाला फेस है, इसका दूरी कितना है, यहाँ से इससे इस फेस का दूरी 2a, ए तो ये और ए ये, तो कितनी दूरी पर है ये, 2a दूरी पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, और यहाँ आएगा ये 2a, x के प्लेस पर 2a पावर हाफ, और इनटू फिर वही ds इंटीग्रेशन टोटल इसका एरिया, दैट इज ए स्क्वायर। तो फाई इक्वल्स माइनस अल्फा ए टू दी पावर 3/2, 2 एंड हाफ 3/2, और प्लस और अल्फा और 2 का पावर हाफ तो √2, और a का पावर हाफ और a का पावर 2, तो दैट इज 3/2। फाई इक्वल्स, अब देखना यहाँ से कॉमन आ जाएगा कुछ, तो पहले तो वही टर्म को लिखूंगा फिर इसको, और देखना अल्फा ए टू दी पावर 3/2 कॉमन है, तो पहले मैं कॉमन लिखता हूँ अल्फा ए टू दी पावर 3/2, तो यहाँ से बचेगा √2 और यहाँ से 1 -1, तो इट इज √2 -1, और अल्फा इक्वल्स √2 का वैल्यू हम सब जानते हैं 0.414, 0.414 नॉट 1.414, 1.414 में से 1 जाएगा तो 0.414, इट इज द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट।
inside the bracket. And alpha given था, yes, it is 800 न्यूटन पर कूलम मीटर हाफ इनटू ए का वैल्यू भी गिवन था, इट वाज 0.1, तो 0.1 का पावर 3/2, और क्योंकि इसका यूनिट मीटर था तो मीटर का पावर 3/2, 5 इक्वल्स 0.4 इंटू 0.414 इंटू 800 इंटू 0.1 का पावर 3/2, और यूनिट देखना न्यूटन पर कूलम मीटर हाफ और मीटर 3/2, तो 1.5 एंड हाफ 2 हुआ, तो मीटर स्क्वायर, और ये यूनिट होता भी है 5 का। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आने वाला है 1.05 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, जो पूछा था कि इससे कुल फ्लक्स कितना होगा। और बी पार्ट में पूछा है घन के भीतर आवेश। तो बी पार्ट के लिए घन के भीतर आवेश के लिए हम यूज करेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस की या गॉस का नियम। क्या होता है गॉस का नियम? फाई इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या क्यू कितना होगा यहां से 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इक्वल्स फाई का वैल्यू भी हमें पता है 1.05 है, 1.05, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, और सब ऐसा यूनिट में हमने लिखा है। तो क्यू का यूनिट होता है कूलम। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.05 का मल्टीप्लाई 8.85 में करोगे तो आ जाता है 9.2 लगभग 27 इंटू 10 टू दी पावर -12, इसका मल्टीप्लाई ये, और 10 टू दी पावर -12 कूलम। तो दिस इज द चार्ज वैल्यू इनसाइड द क्यूब। तो ये दोनों पार्ट हुए घन से गुजरने वाला फ्लक्स, क्योंकि ये होगा, और घन के अंदर आवेश का मान ये होगा।